And welcome everyone. So today we are going to discuss about the mode of heat transfer. तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पे कैलोरीमेट्री का बच गया था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अपन ने पढ़ा था, कैलोरीमेट्री, और उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन ये करना चाह रहा हूँ कि एक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसके बारे में. हालांकि वो क्वेश्चन वहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ, लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन छूट गया था. यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, ठीक है, और कितना है 10 ग्राम, और दूसरी साइड आपके पास है आइस है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, वो भी 10 ग्राम है, ठीक है. अब आपको बताना है इस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. तो आपको पता है ये एज ए वर्क करेगा एज ए हॉट बॉडी, और ये वर्क करेगा एज ए कोल्ड बॉडी. यही बात है, ये वर्क करेगा एज ए कोल्ड बॉडी. तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर अपन फाइनल टेम्परेचर निकालने की सोचेंगे, ठीक है. तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि सबसे पहले देख लेते हैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच रहा है पानी, तो इसका, या फिर मैं मान लेता हूँ कि इसका फाइनल टेम्परेचर थीटा पहुँच गया, तो इसका फाइनल टेम्परेचर थीटा पहुँचेगा. उसके लिए होगा क्या रास्ते होंगे यहाँ पे. सबसे पहले एम एस डेल्टा टी, एम कितना है 10, एस कितना है इसके लिए, वैसे वो दे रखा था, मैं बता देता हूँ 4.2 दे रखा था, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. ये था वाटर के लिए एस डब्ल्यू की वैल्यू, और यहाँ पर जो आइस के लिए जो वैल्यू थी वो 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. स्पेसिफिक लेटेंट हीट की वैल्यू दे रखी थी 336 जूल पर ग्राम, ठीक है. ये वैल्यू आपको दे रखी थी. अब आप ये सोचोगे कि पहले हॉट बॉडी का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो एम एस डेल्टा टी मतलब 10 डिग्री से रिड्यूस होते थीटा हो गया. इसमें दो प्रोसेस होंगी. सबसे पहले तो ये आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचेगी, तो यहाँ पर एम एस डेल्टा टी, तो यहाँ पर मास कितना है 10, एस मतलब इसके लिए एस लेना पड़ेगा, एस ये रहा. डेल्टा टी की वैल्यू ये -10 से 0 पे जा रहा है, तो डेल्टा टी कितना हुआ 10. अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट हो चुकी है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस, लेकिन आइस अभी किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में. तो यहाँ पर एम की वैल्यू वही 10 ग्राम, और एल की वैल्यू इसके लिए दे रखी है 336. तो यहाँ पर अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है. अब इसका टेम्परेचर राइज हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ आ रहा होगा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने कितनी एनर्जी रिलीज़ करी होगी, इससे कितनी एनर्जी निकाली गई होगी, और ये रिलीज़ कर रहा होगा. ये एनर्जी रिलीज़ करेगा जो इसको देगा, जिसकी वजह से ये बर्फ़ जो है पानी में बदल रही होगी. तो आप ये सोचोगे कि अब मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप ये सोचोगे क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अपन सही नहीं कर रहे, गलत है. प्लस एम इंटू एल, ठीक है. उसके बाद में इसका मास 10 है, एस की वैल्यू इसके लिए कितनी दे रखी है. अब तो ये वाटर हो गया ना, तो वाटर वाले लगेगा एस इंटू डेल्टा टी. तो डेल्टा टी मुझे थीटा तक पहुँचना है फाइनली, ये रहा थीटा तक, और है कितना टेम्परेचर 0. तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी नेगेटिव. यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी. वैसे देखो वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, इस तरह से आपको रिवर्स में नहीं सोचना है कि नेगेटिव आई हो तो मतलब क्वेश्चन अपना गलत हो चुका होगा, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए थी. ऐसे नहीं सोचना है, आपको डायरेक्टली ये सोच लेना है बेटा, मैं देख रहा हूँ कि इसको मिटाने के लिए कुछ है नहीं, वही मैं ढूंढ रहा हूँ इधर उधर. तो क्या होगा कि आप सोचोगे कि नेगेटिव वैल्यू आएगी. हाँ, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है. लेकिन बेटा आपको पहले ये भी तो सोचना पड़ेगा, क्या ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का 10 ग्राम पानी इतना सफिशिएंट हैवी कि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड को आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस भी बना पाए. पता चले कि इसने जो एनर्जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में जो इसको एनर्जी की ज़रूरत है, वो यहाँ पे भाई दिक्कत हो जाए. वो तो इतनी भी सफिशिएंट नहीं है कि ये इसको यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में, इतना भी सफिशिएंट नहीं हो वो. तो इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा बेटा स्टेप बाय स्टेप. यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. कैसे चलोगे, मैं मानता हूँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने के लिए कितनी हीट यहाँ से रिलीज होगी. तो एम एस डेल्टा टी, इतनी हीट रिलीज होगी. मास कितना है इसका 10 ग्राम, एस की वैल्यू इसके लिए 4.2. डेल्टा टी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आना है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 10. तो ये बताओ यहाँ से कितनी रिलीज हुई, कितनी हीट यहाँ से, तो ये आ जाएगी 420 जूल. ये जब ये जो वाटर है, जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बनेगा, तब यहाँ से इतनी हीट निकल जाएगी. क्या इतनी हीट, इसको देखते हैं, इसको मेल्ट होने, इसको -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है. तो एम एस डेल्टा टी यही लगाओगे. मास कितना है इसका बेटा 10, एस की वैल्यू इसके लिए कितनी है 2.1. डेल्टा टी -10 से 0 तक आना है इसको, तो ये भी 10.
तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही 210। समझे आप, मतलब इसने इतनी हीट दी, बाकी कोई लॉस अपन कंसिडर नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में यही होता है कि जो दो लिक्विड के बीच में या फिर दो जो फ्लूइड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ वहीं पर हीट एक्सचेंज हो रही है, बाकी किसी जगह पे हीट लॉस नहीं हो रहा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में ये अपन देख चुके हैं। तो फिलहाल ये बात है कि इसमें से 420 इसने दी, जिसमें से 210 इसने यूज़ कर ली यहाँ तक पहुँचने में। अब देखो यहाँ तक पहुँचने में ही 210 यूज़ हो चुकी है बेटा। अब क्या होगा, ये आइस को मेल्ट होना है, मेल्ट होना है इसको, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट होगी। तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, m इंटू एल। मास कितना है इसका 10, लेटेंट हीट कितनी है इसकी 336। तो बेटा यहाँ देखो बेटा, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है अब इसे मेल्ट होने के लिए, इतनी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। और बची कितनी हीट है, रिमेनिंग हीट की वैल्यू निकालो आप। रिमेनिंग हीट वाटर ने इतनी रिलीज करी थी जितनी इसने यूटिलाइज कर ली -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होने में ही। तो रिमेनिंग हीट कितनी बची, ये बची बेटा 420 -210। तो इतनी जूल बेटा हीट बची। लेकिन इसको आइस में कन्वर्ट होने के लिए इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है, मतलब पूरी आइस अब कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे, कोई आपसे अब ये पूछ ले कि कितनी आइस मेल्ट होगी, तो आप ले सकते हो, मैंने मान लिया कि n ग्राम आइस मेल्ट हुई और इसकी लेटेंट हीट कितनी है 336, इक्वल्स टू कितना, अपने पास एनर्जी कितनी है ये वाली। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो कि इतने ग्राम आइस ही अब मेल्ट हो पाएगी। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अपने पास इतना ही पानी होगा, इतनी आइस मेल्ट हो पाएगी, मतलब किसमें कन्वर्ट होगी, वाटर में। तो कोई आपसे बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें से कितना वाटर बचेगा, तो भाई आप ऐसे निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो ये हीट सफिशियंट नहीं है भाई इसको पूरा मेल्ट कराने के लिए, ये हीट पूरी सफिशियंट नहीं है, आप समझ गए ना। तो फाइनल इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, कोई आपसे पूछ रहे तो फाइनल टेम्परेचर होगा इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिचुएशन पूछे क्या है, तो यहाँ पर कुछ वाटर है कुछ आइस है, कुछ वाटर है कुछ आइस है, क्योंकि n जो यहाँ से निकालोगे वही आइस मेल्ट हो पाएगी, बाकी सारी रिमेनिंग बची हुई इसमें आइस की आइस बनी रहेगी। तो 10 ग्राम में से इतनी आप निकाल देना, बाकी रिमेनिंग जो है आइस ही बनी रहेगी। 10 ग्राम में से जो इतना वाटर मिलेगा वहाँ पर इसको माइनस कर देना, बाकी बची हुई वहाँ पर आइस होगी। तो ये सारी सिचुएशन आप समझ गए। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाना ईजी है, लेकिन आपको सोच समझ के लगाना चाहिए, ऐसे नहीं अंधाधुंध कुछ भी लगा दिया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया आपको, ठीक है। अभी थोड़ी बात कर ली जाए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की तो बात हो ही चुकी है। अब थोड़ी सी आपके सामने मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कि आखिरकार मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कौन कौन से होते हैं, हीट ट्रांसफ़र करने के क्या क्या मोड्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं और किस तरह से उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये लिख लो, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इनमें से जो अपने को मेनली पढ़ने हैं बेटा वो है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, लेकिन वो अपने को बहुत कम पढ़ना है, और थर्ड है रेडिएशन। तो मेन डिस्कशन जो अपना होने वाला है फर्स्ट और थर्ड के अराउंड घूमेगा, कंडक्शन और रेडिएशन के अराउंड। कन्वेक्शन में आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत तो इसके बारे में, कन्वेक्शन से कैसे हीट ट्रांसफर होता है। तो कंडक्शन की बात करें, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर 3 होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो बात कर लेते हैं कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले चलो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं बात। तो पहला है कंडक्शन। तो इसको समझने के लिए बेटा आप एक काम करो, एक कोई भी आपने देखा होगा जनरली जब आप सब्जी वगैरह आपने बनाई है क्या कभी, तो सब्जी जब बनाते हैं तो जो चम्मच यूज करते हैं, चमचा इसको बोलते हैं, चमचा और हमारा चमचा। तो चमचा जो होता है वो क्या होता है, जैसे चमचे से आप क्या करोगे, जैसे कोई भी सब्जी वगैरह पलट रहे हो, ठीक है, तब। और जनरली पहले लोग क्या यूज करते थे, चिमटा भी यूज होता था। चिमटा तो आज भी यूज होता है, लेकिन अभी ऐसा चिमटा यूज होते हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता, मतलब आपको हाथ में जलन महसूस नहीं होगी, आपका हाथ जलेगा नहीं। लेकिन पहले जो लोहे का चिमटा लोग यूज करते थे, तो जैसे जैसे रोटी पलटते जाते धीरे धीरे चिमटा भाई यहाँ तक गर्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस वजह से हुआ, ऐसा क्या हुआ कि भाई चिमटे पे जो आग की टच में वो तो आगे वाला पार्ट है, लेकिन पीछे वाला पार्ट क्यों गर्म हो गया, वो हो गया बेटा कंडक्शन की वजह से। वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हुई कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र ऐसे हुई, जैसे एक ले लो आप रॉड है, ये रॉड है और मैं मानता हूँ ये कॉपर की रॉड है। मैं कॉपर की रॉड क्यों ले रहा हूँ बताओ बेटा, क्योंकि कॉपर के लिए
जो कंडक्शन की रेट होगी, हीट ट्रांसफ़र की रेट होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी दूसरे के कंपेरिजन, मतलब स्टील से जब मैंने कंपेयर किया था तो बताया था कि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू कम है, मतलब ये अपने पास हीट को रखता नहीं है, ये उसको कंडक्ट ज़्यादा कर देता है इसका। तो जैसे ही आपने इस वाले पार्ट को आप फ्लेम के सामने लेके आ जाओ, जैसे फ्लेम के सामने लेके आओगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये वाला पार्ट जो आपने हाथ से पकड़ रखा है ये भी, अच्छा ऐसे बनाते हैं, चलो बैठ, तो ये जो हाथ से आपने ये पकड़ रखा है ये वाला पार्ट, ये भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्यों गर्म हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर हाई हुआ। टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज हो गए। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब उसके अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर जिसका टेम्परेचर राइज हुआ जिन एटम्स का, उनके वाइब्रेशन इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से वो पास वाले को ट्रांसफर करेंगे और पास वाले को और पास वाले और पास वाले, ट्रांसफर होते होते वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ पर आप देखा जाएगा, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो एटम्स जो है वो खुद चल के कहीं नहीं जा रहे भाई, खुद चल के कहीं नहीं जा रहे, वो तो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से इनका वाइब्रेशन तेज़ी से होने लगा, मतलब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इस जगह से ये इनकी मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहे हैं, पहले इतना दूर जा रहे थे तो अब ये इतना दूर दूर जाएंगे। समझाने के लिए भाई, इतना दूर थोड़ी जाएंगे एटम्स यार, इतना स्पेस थोड़ी, मतलब समझाने के लिए आपको होता है ऐसे ऐसे वाइब्रेशन की जो है उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया वाइब्रेशन। तो जैसे दूर दूर जाएंगे तो वो पास वाले को और वाइब्रेट कराएंगे, फिर वो पास वाले को वाइब्रेट कराएगा, पास वाले को वाइब्रेट करते करते यहाँ तक इनका वाइब्रेशन बढ़ चुका है, जिससे टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ से वहाँ तक पहुँच चुका है बेटा, यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँच चुका है। तो आपको यहाँ पर कंडक्शन में क्या चीज़ देखने को मिली कि जो एटम्स हैं वो खुद मूव नहीं करते, they are just vibrating at their own place, they are vibrating just at own place, वो कहीं जा नहीं रहे, अपनी प्लेस पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो पास वाले को ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। तो जो एंड यहाँ पर है वहाँ पर आखिरकार टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बढ़ते 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 एनर्जी वहाँ तक पहुँच गई। तो कंडक्शन में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपको समझ आया कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो एटम्स के वाइब्रेशन की वजह से होता है। नो एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर इज टेकिंग प्लेस हियर, नो एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर इज टेकिंग प्लेस हियर, ठीक है। कंडक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज जनरली सीन इन सॉलिड। ये सॉलिड के अंदर देखा जाता है, क्योंकि देखो सॉलिड के अंदर और टाइप की हीट ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि जो उनके एटम्स है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स से बाउंड होते हैं। तो अभी कन्वेक्शन और रेडिएशन देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। कन्वेक्शन की स्पेशली जब मैं बात करूँगा तो आपको बताऊँगा कि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है या जो एटम्स है उनको खुद चलना पड़ेगा, खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इस केस में हो नहीं सकता, ऐसा इस केस में हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स में इसी तरह का हीट ट्रांसफर होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ ऐसे कर करके एटम्स थे सॉलिड में बहुत पास होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोर्स से बंधे रहते हैं। जो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, ये इसको वाइब्रेशन ट्रांसफर कर रहा है, ये पास वाले को, ये पास वाले को, ये पास वाले को। जैसे नॉर्मली एग्जांपल जो दिया जाता है कि जैसे कोई भाई घर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं कि ईंट को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाएंगे, ये इसको दे दे, 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 इस तरह से पहुँचा सकते हैं। तो ये कंडक्शन, इसको बोला जाता है कंडक्शन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये भाई एक ही आदमी है, ये खुद ईंट को लेके यहाँ तक जाए, फिर ये वापस आए, फिर दूसरी ईंट उठाए, फिर वहाँ पे जाए, तो ये दूसरा मतलब इसको खुद मूव करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा कन्वेक्शन, ठीक है। रेडिएशन की कहानी अलग है, वहाँ पे तो मीडियम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वहाँ पर हीट का ट्रांसफर होता है, उसकी कहानी अलग है। लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन में मेन डिफरेंस आपको समझ आया। यहाँ पर इस तरह का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एटम खुद मूव नहीं कर रहे हैं भाई, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह को हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो खुद लेके जा रहे हैं हीट को और दूसरी जगह ट्रांसफर करके आ रहे हैं। क्या ये बात आप समझे बेटा? कंडक्शन की बात यहाँ पर हो गई। अब बात करते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया। जैसे एक कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इस वाली जगह, इस वाली रॉड से, एक कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इस वाली रॉड से। तो जितना ज़्यादा एरिया रहेगा, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतनी ज़्यादा हीट उसके अंदर से फ्लो हो पाएगी, उतनी ज़्यादा हीट उसके अंदर से फ्लो हो पाएगी। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट उसके अंदर से फ्लो हो पाएगी। दूसरा, टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस मतलब दो एंड्स पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि हीट का फ्लो क्यों होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहाँ पर हीट फ्लो उतनी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, हीट का फ्लो उतना ज़्यादा
फिर और किस पे डिपेंड करती है, टाइम पर। आप कितना टाइम दे रहे हो भाई, जितना आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे बेटा, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा हीट इसके अंदर से फ्लो हो पाएगी, उतनी ज़्यादा हीट इसके अंदर से फ्लो हो पाएगी। तो इनको जब कंबाइंड किया गया दोस्तों इसके शास्त्रों में जब इनको कंबाइंड किया गया तो देखो ये इस तरह की कुछ कहानी निकल के आ रही है, ठीक है। और ये भी देखा गया कि लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे भाई कंडक्टर की हीट उसके अंदर से फ्लो होने वाली कम हो जाएगी। जैसे भाई एक सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यदि लेंथ का डिफरेंस डाल दूँ मैं इनके अंदर, एक में लेंथ ज़्यादा है, इसमें लेंथ जो है L2 है, यहाँ पर लेंथ L1 है, एरिया वगैरह सब सेम है, तो L2 की मतलब लेंथ ज़्यादा है यहाँ पर, तो यदि हीट ट्रांसफ़र देखोगे तो 1 में ज़्यादा हो रही होगी, 1 के अंदर ज़्यादा हो रही होगी एज़ कम्पेयर टू 2, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जिसकी लेंथ ज़्यादा वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कम होगी। तो यहाँ पर ये देखा गया भाई, ये रिलेशन आता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाया गया तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ गया बेटा, ठीक है बेटा, ये यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया KA डेल्टा टी, और ये स्मॉल टी यहाँ पर टाइम है अपॉन L, इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिली। तो Q अपॉन टी अपन टर्म जो यहाँ पर यूज लेने वाले हैं, Q अपॉन टी अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर, और Q अपॉन टी लिख लो, ये Q अपॉन टी होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू आ रही है KA डेल्टा टी अपॉन L, जहाँ पर H है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, लिख लेना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। Q थी यहाँ पर टोटल हीट, Q यहाँ पर थी टोटल हीट, और हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से ये आ जाती है H, Q/2 को H बोल रहे हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र रेट जिसको बोलें। H क्या है, हीट ट्रांसफ़र रेट, और Q क्या है, टोटल हीट जो T टाइम में ट्रांसफ़र होगी। तो टोटल हीट निकालने के लिए आपको इसको T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपको हीट ट्रांसफ़र रेट निकालनी है तो Q/2 मतलब H की वैल्यू निकालनी है, KA डेल्टा टी अपॉन A यहाँ L, और यहाँ पर K की वैल्यू है थर्मल कंडक्टिविटी, ये चीज़ लिख लो। यहाँ तक की बात है, जो मैंने बताई वो सारी चीज़ें लिख लो बेटा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें काम आ जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया जाए और सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया जाए, फॉर्मूला लिख दिया जाए, क्यों इक्वल्स टू अपॉन L। Q मतलब जूल, K की यूनिट में निकालना चाहता हूँ, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी मतलब सेंटीग्रेड में ले लेते हैं, बोलो तो केल्विन में ले लें, दोनों ही सेम है। टेम्परेचर डिफरेंस जब बात आएगी तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर में तो बहुत डिफरेंस है। केल्विन में जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्लस 273, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट की बात हो रही है, तो ये वाली बात है। नीचे लेंथ है वो भी मीटर में, तो ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ से जो K की यूनिट आएगी जूल पर मीटर केल्विन। लेकिन बेटा ये Q की बात जब हो रही है तो यहाँ पर एक टाइम भी रहेगा, उसको ना भूल जाना बेटा, जैसे मैं अभी भूल गया होता। तो यहाँ से जो K की यूनिट आ रही है, यदि जूल पर सेकंड को देखा जाए तो इसको वॉट बोलते हैं, तो वॉट पर मीटर केल्विन। K थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट जो होती है वॉट पर मीटर केल्विन, या जूल की फॉर्म में चाहिए जूल पर मीटर केल्विन सेकंड, जूल पर मीटर केल्विन सेकंड। K मतलब केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकती है, तो डिग्री सेंटीग्रेड लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो यहाँ पे ये इतनी बात नोट कर ले तू बेटा, नोट कर ले, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दिया ये। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यदि पूछी जाएगी, यदि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पूछी जाएगी तो इसको बोलते हैं H की वैल्यू होती है Q/T, उसकी वैल्यू जो होती है KA डेल्टा टी अपॉन L। यदि टोटल हीट कोई पूछ लेगा तो टाइम से मल्टीप्लाई तुझे करना पड़ेगा, वहाँ पर उस केस में टोटल हीट की बात हो जाएगी, ठीक है। अब तुझे एक बात मैं बताना चाहूँगा स्टडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट के बारे में, स्टडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट के बारे में। जैसे ये एक अपने पास रॉड थी, इसका ये वाला एंड सोर्स से कनेक्टेड है, जिसका टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, होता है नहीं, मैंने लिया है फ़िलहाल, और यहाँ पर है सिंक, ठीक है, यहाँ पर है अपनी सिंक, यहाँ पर अपनी क्या है सिंक है, जिसका टेम्परेचर, ठीक है, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, खुले एनवायरनमेंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
ओपन एनवायरनमेंट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सोर्स और सिंक क्या होते हैं? सोर्स और सिंक जो होते हैं इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जो सोर्स होता है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये कितनी भी हीट कहीं पर ट्रांसफर कर दे इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। सोर्स की डेफिनेशन ये है कि आप उससे कितनी भी हीट निकाल दो उसका खुद का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। लिख लो ये सोर्स क्या होता है, जिसमें से कितनी भी हीट आप निकाल लो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। और सिंक क्या है, उसको आप कितनी भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। लिख लो ये सोर्स क्या है, जिसमें से कितना भी टेम्परेचर निकाल लो, कितनी भी हीट निकाल लो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो। एज ए सिंक क्या है, सिंक उसको बोलते हैं जिसमें आप कितनी भी हीट ट्रांसफर कर दो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। लिख लो ये बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंड थी, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी, हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ टेम्परेचर तुरंत जोड़ती तो 500 हो नहीं जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर मान लेता हूँ कि 450 हो गया, ठीक है। इसके जैसे जैसे दूर जाते जाओगे टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम है। यहाँ पर जो टेम्परेचर हो गया, मैं मानता हूँ बेटा 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 बेटा, यहाँ पर जो टेम्परेचर हुआ मैं मानता हूँ कि 350 हो गया, फिर यहाँ पर 250 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 200 मान ले, यहाँ पर 100 मान ले, और यहाँ पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा था, ठीक है। फिर तूने दूसरा कुछ टाइम के बाद देखा, कुछ टाइम के बाद तूने देखा तो यहाँ पर टेम्परेचर 470 हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर 250 की जगह यहाँ पर हो जाएगा धीरे धीरे 270, ये हो जाएगा 220, ऐसे करते करते ये टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब कुल मिला के बात ये कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इसके टेम्परेचर में वेरिएशन आता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम, जैसे मैंने ये रीडिंग T1 पर ली, ये दूसरे किसी टाइम पर ली मैंने, मतलब तूने तुरंत देखा एक बार तो इसको सोर्स और सिंक के बीच में लगाती तूने देखा, एक बार तू 10-15 मिनट के बाद आया तब तूने देखा, तो तूने देखा हर पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट था, हर पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट था दूसरे टाइम पर। फिर तू T3 टाइम पे आया तब तूने देखा इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर कुछ और था, मतलब 470 ना होके 490 मान ले, इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर कुछ और था, मतलब T3 टाइम पे टेम्परेचर कुछ और हो गए हर पॉइंट के। तो इसका मतलब ये जो सारे केस हैं ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। फिर तू आया कुछ टाइम के बाद और तूने देखा बेटा, तूने देखा कि यहाँ का टेम्परेचर जो है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 490 हो चुका है। बाकी ऐसे ही टेम्परेचर करते करते यहाँ पर 50 मान ले 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दोनों एंड पर यहाँ पे 490 यहाँ पे 50, ये तूने T4 टाइम पे देखा। मतलब मैं मान लेता हूँ 4 घंटे बाद तू आया, तूने ये देखा। फिर तू 5 घंटे बाद आया तो हर पॉइंट का टेम्परेचर यही था। फिर तू 6 घंटे बाद आया तो हर पॉइंट का टेम्परेचर यही था। मतलब अब टाइम के साथ हर पॉइंट पर टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा है, पॉइंट पे टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो ये मत सोचेगा कि हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो गया, नहीं बेटा, हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम नहीं हुआ है। यहाँ पर 490 है, यहाँ पर 480 है, यहाँ पर 470 है, मतलब हर पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन अब वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इफ द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम दैट इज नॉन एज द स्टडी स्टेट। यदि मैं पूछूं तुझसे कि टेम्परेचर टाइम के साथ वेरिएशन बता बेटा, टाइम तो तुझे बताना है कि क्या टाइम के साथ में टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन हो रहा है, तो ये बोलेगा नहीं, ज़ीरो है। क्या मैं पूछूं स्टडी स्टेट में क्या पोजीशन के साथ में वेरिएशन डिफरेंशिएशन इसका ज़ीरो होता है, इसका ये ऑप्शन गलत है। पोजीशन के साथ तो वेरी हो रहा है ना, यहाँ पर 490, यहाँ पर 480, यहाँ मतलब हर पोजीशन में एक्स के साथ तो वेरी हो रहा है, डिफरेंट है हर एक्स पे, लेकिन टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है। ये बात बिल्कुल करेक्ट होती है स्टडी स्टेट के लिए, ये करेक्ट नहीं होगी। पोजीशन पे तो टेम्परेचर वेरी हो रहा है, तो स्टडी स्टेट तुझे समझ में आ गई। स्टडी स्टेट तो समझ आ गई। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पर टाइम के साथ में वेरिएशन नहीं आ रहा, पोजीशन के साथ तो वेरिएशन है भाई, पोजीशन के साथ तो वेरिएशन है। अच्छा, पोजीशन के साथ यदि वेरिएशन नहीं होगा, सोच के देख बेटा, हर पॉइंट पे यदि टेम्परेचर सेम ही हो गया, हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम ही हो गया, यहाँ पर भी 490, यहाँ पर भी 490, यहाँ पे 490, हर जगह पे 490, तो यहाँ पर हीट फ्लो होगी ही क्यों? हीट फ्लो तो बंद हो जाएगी ना बेटा। और जबकि यहाँ पर टेम्परेचर मैंने तुझे बताया था यहाँ पे 500 है, यहाँ पर 30, इन दोनों एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, तो हीट तो फ्लो होनी ही पड़ेगी। टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगी, लेकिन यदि हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट फ्लो नहीं होगी इसके अकॉर्डिंग। मतलब हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम नहीं होता है स्टडी स्टेट में, बस क्या होता है कि हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उसी को स्टडी स्टेट बोला जाता है। और स्टडी स्टेट में क्या होता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट हो जाती है,
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट, मतलब जितनी हीट इस जगह से पास होगी उतनी हीट इस जगह से, उतनी हीट इस जगह से, उतनी हीट जगह से, मतलब हर जगह से सेम हीट पास होगी भाई। जब यहाँ पर एक बार स्टडी स्टेट आ गई तो हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप देख लेना, किसी भी पॉइंट पर अंदर जाके देख लेना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम हो जाएगी। हर पॉइंट पर सेम हीट ही इसके अंदर से ट्रांसफर हो रही हो। ऐसा नहीं कि इस जगह पे हीट ट्रांसफर कुछ अलग है, इस जगह पे कुछ हीट ट्रांसफर अलग है, इस जगह पे कुछ हीट ट्रांसफर अलग है, ऐसा नहीं होगा। हर जगह पे हीट ट्रांसफर सेम हो जाएगी। तो स्टडी स्टेट तो ये समझ आई कि एक तो टाइम के साथ में टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता, दूसरा वहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट सेम हो जाती है हर जगह पर। ठीक है। तो एक कंडक्टर ले लेते हैं भाई, तो ये बताना है कि इससे कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, जिसका एक टेम्परेचर ये वाला एंड T1 पर है, ये T2 पर है, T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। हीट का फ्लो पहले तो पता कहाँ से कहाँ होगा, तो हीट का फ्लो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ होता है, H ये होगा। तो H की वैल्यू तुझे बतानी है, इसका ये क्या है, K क्या है, K है क्या, अभी तो बताया था यार, थर्मल कॉफिशिएंट के बारे में बताया था ना कि ए डेल्टा टी कॉफिशिएंट ऑफ, ये कॉफिशिएंट है ना थर्मल कंडक्टिविटी है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी, के, इसका यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लूँ मैं तो के ए डेल्टा टी अपॉन इसकी लेंथ जो है एल है। तो यहाँ से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इतनी आएगी। अमाउंट ऑफ हीट पूछ लो इसके अंदर से कितनी जाएगी, के ए T1 माइनस T2। अब तुझे टाइम भी बताना पड़ेगा कि कितने टाइम तक तूने ऑब्जर्वेशन किया, तो उतने टाइम में इसके अंदर से इतनी हीट पास हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। जैसे यदि ये कॉपर है तो इसकी के की वैल्यू फिक्स हो गई, के की वैल्यू फिक्स हो गई। यदि ये स्टील है तो इसके लिए के की वैल्यू फिक्स हो गई, मतलब के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। हालांकि इसमें टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन आता है, लेकिन वो अपन कंसिडर नहीं करते जनरली। लेकिन यदि वो बोल ही दे क्वेश्चन में तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यदि वो बोल दे कि इसमें के में टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन हो रहा है, उसने बोल दी कि के की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से डिपेंड कर रही, इस तरह से डिपेंड कर रही बेटा, उसने बोल दिया तो उससे, तब तो क्या कर सकता है, तो ये वेरिएशन लेना ही पड़ेगा। मतलब हर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू कुछ और होगी, 40 पे डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ और होगी, मतलब क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेरी हो रही है ना। टी स्मॉल टी यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे जनरली अपन टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं, लेकिन ले बेटा कैपिटल टी लिख देता हूँ। अब तो ठीक है ना, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेम्परेचर के साथ के में ऐसा वेरिएशन आ रहा है। कितना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, मैं मान लेता हूँ इसके साथ में इतने ये फैक्टर लगा हुआ है। बोल, अब तो आ सकता है ना, 0.0025 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2, इसको 2 को कर देते हैं 0.0002 इंटू टी। इतना वेरिएशन तो आ सकता है, मतलब टेम्परेचर के साथ में इतना वेरिएशन है। मतलब टेम्परेचर पे जनरली अपन वेरिएशन नेग्लिजिबल मानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का, लेकिन वो क्वेश्चन में दे ही दे तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब के की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, के की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। मटेरियल चेंज करोगे तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अरे भैया, ओ भैया समझ में आ गया कि नहीं तुझे बेटा, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर मैं मानता हूँ कि भाई ये द टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इस जगह पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर का यदि वेरिएशन देखेगा बेटा तो कुछ इस तरह का वेरिएशन, यहाँ पर देख 100, 80, 60, 40, 20, कुछ इस तरह का वेरिएशन तुझे दिख रहा है। लेंथ के साथ में ये वेरिएशन है, यहाँ पर ये लेंथ है तो dt/dl। यदि इसकी स्लोप यदि तू देखेगा, स्लोप यदि देखेगा टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, बोल दे बेटा। ठीक है, और ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है dt/dl। ठीक है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है dt/dl। क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये ग्राफ जो है टाइम और लेंथ के साथ है। तो यहाँ से लेंथ वेरिएशन दे रहा हूँ मैं, तो ये देख सकता है तू किस तरह से होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा एल की वैल्यू तू कहाँ से कंसीडर कर रहा है, इस जगह से तो इस तरह नीचे करता हो ग्राफ। यदि तूने एल यहाँ से कंसीडर किया तो ऊपर उठता हुआ ग्राफ बनेगा, ऐसा समझ गया। लेकिन ये dt/dl की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, समझ रहा है ना पैच। हाँ 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 हाँ। अब देख लेते हैं इसका क्या, इसका मैं बनाता हूँ एनालॉजी। एनालॉजी, व्हाट इज दिस? What is analogy, sir? We do not know. Yes, you do not know. That's why I am teaching. Otherwise, what am I here for?
मैं इसलिए यहाँ हूँ, यदि तुम्हें पता ही होता तो। एनालॉजी क्या बोलती है बेटा? एनालॉजी ये बोलती तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें विशेष बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको कंपैरिजन कराना चाह रहा हूँ करंट के बीच में और हीट, जो हीट है और करंट है। तो भाई ये बताओ मुझे, डेल्टा वी इक्वस टू आई इंटू आर, सुना है बेटा तूने? तो करंट जो होती है वो डेल्टा वी बाई आर। करंट फ्लो होने के पीछे रीज़न क्या होता है? करंट फ्लो होने के पीछे रीज़न होता है डेल्टा वी, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, यही रीज़न होता है। ऐसे हीट फ्लो होने के लिए जो रीज़न होता है वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या यही होता है? और हीट के लिए अभी अपन ने फॉर्मूला देखा, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। यहाँ से एच की वैल्यू डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के ए लिख सकता हूँ। बोल बेटा, यहाँ से कंपैरिजन कर, हीट फ्लो यहाँ पे करंट फ्लो, यहाँ पर हीट का फ्लो एच, यहाँ पर करंट का फ्लो आई। हीट फ्लो होने के लिए व्हाट इज द फैक्टर? दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। करंट फ्लो होने के लिए व्हाट इज द फैक्टर? वोल्टेज डिफरेंस। तो यहाँ पर डेल्टा वी किसका काम कर, डेल्टा वी और डेल्टा टी सिमिलर हैं। जैसे फोर्स और टॉर्क की बात करी थी, याद कर उन दिनों को, वो हसीन पल जहाँ पर अपन टॉर्क को भी समझ जाते थे, अपना दिमाग उनको अब वो ही नहीं कर पा रहा है भाई कि क्या था सर वो, हमें तो समझ नहीं आता कुछ। समझ। तो यहाँ पे एच की वैल्यू डेल्टा टी अपन एल वाई के। तो क्या आर को, आर यहाँ पर इक्वल टू एल अपॉन के है नहीं हो गया क्या बेटा? और यहाँ पर जो आर है वो थर्मल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो आर है वो थर्मल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? एल अपॉन के। एल यहाँ पर जो कंडक्टर जिसके थ्रू हीट फ्लो हो रही है उसकी लेंथ है, के थर्मल कंडक्टिविटी है जो कि मटेरियल डिपेंडेंट होती है। यदि कॉपर का बोल दिया तो कॉपर के लिए के की वैल्यू अलग, स्टील का है तो स्टील के लिए अलग, बाकी कोई भी और मेटल हुआ तो उसके लिए वैल्यू अलग। ए के लिए ए एरिया है, एरिया ऑफ कंडक्टर जिसके थ्रू पास हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई? मैं बार बार कंडक्टर क्यों बोल रहा हूँ बेटा? क्योंकि अपन बात ऐसी करें ना जो कि अच्छी लगे, कुछ बोलने में कुछ तुक बैठे उसकी। और यदि मैंने इसको बोल दिया होता इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में हीट फ्लो की स्टडी क्यों करेगा रे बेटा तू? इंसुलेटर का यूज इसलिए किया जाता है कि उसके अंदर से हीट फ्लो ना हो पाए। ठीक है, कंडक्टर का यूज होता है हीट फ्लो कराना, इंसुलेटर का थोड़ी होता है। तो इसीलिए इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार कंडक्टर इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उनकी तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत नेग्लिजिबल होगी ना यार। तो एनालॉजी से क्या समझ में आया कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो एल अपॉन के ए होता है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या तुझे ये पता है? आर की वैल्यू क्या तुझे ये पता है? ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था नहीं, रेजिस्टेंस आज भी है और तूने 9th 10th में ही पढ़ लिया, लेकिन 11th 12th में वापस पढ़ना है, 11th में नहीं 12th में वापस पढ़ना है। आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रो क्या है बेटा ये बता दे, तुझे मज़ा आ जाए। क्या ये डेंसिटी है? क्या ये रेजिस्टिविटी है? और एल उस कंडक्टर की लेंथ, ए उसका एरिया। तो कुछ यहाँ से वैसा ही रिलेशन दिख रहा है। यदि आर की वैल्यू देख लूँ, एल अपॉन 1/रो इंटू ए, क्या ये कुछ ऐसा ही रिलेशन दिख रहा है? आर इक्वस टू एल अपॉन ए, के एक्स्ट्रा यहाँ पर, के यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी है और 1/रो क्या है यहाँ पर? रो यहाँ पर क्या है? रो यहाँ पर क्या है? डेंसिटी नहीं है, रेजिस्टिविटी। तो 1/रो क्या हो जाएगा? एक तरह से कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रिवर्स कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पर 1/रो भी क्या है? कंडक्टिविटी है, लेकिन कौन सी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझा बेटा? इसीलिए कंपैरिजन देखो इसका बहुत अच्छे से बैठ रहा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है वो लगभग एकदम सिमिलर जैसा ही लग रहा है थर्मल कंडक्टिविटी जैसा, इसीलिए। ठीक है, मतलब लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वायर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। एरिया जितना ज़्यादा होगा इसका थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो आसानी से हीट यहाँ से फ्लो हो पाएगी। यदि एरिया कम होगा तो हीट नहीं फ्लो हो पाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सेम हीट करंट के केस में भी होता है, एरिया जब कम होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं हो पाती, एरिया बढ़ाओगे तो वहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाते हैं। तो लगभग वैसा ही कंपैरिजन दिख रहा है ना यार, इसीलिए इनको दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं भाई, पहले ये देखो कि टाइम कितना हो गया, वीडियो कितनी देरी हो गई। इट इज़ 34 मिनट्स। ओके लेट्स गो। अभी देखते हैं सीरीज एंड
पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे बेटा R1 R2 R3, तुझे मैंने पूछा बेटा R इक्वलेंट निकाल, it is in the series, so you can just give the answer. This one R1 plus R2 plus R3, it is a R equivalent for series combination. For what? For electricity. But we are now talking about the heat conductivity. ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L1 है, कंडक्टिविटी K1 है, ये नहीं एरिया सेम है। ये दूसरी रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ L2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और एरिया इसका A है। तुझे बताना है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात चली ही रही है। यहाँ पर टेम्परेचर इसका थीटा है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T2 है। ओके, समझा बेटा? हाँ समझ गया होगा, तू बहुत समझदार है। तो बता इसके अंदर से कितनी हीट फ्लो होगी फर्स्ट वाले के अंदर से। अब तुझे पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पर स्टडी स्टेट बताई गई है तुझे, ये पूरी की पूरी स्टडी स्टेट की कंडीशन है। तो स्टडी स्टेट में इस पूरे कंडक्टर के अंदर से सेम हीट ही फ्लो होनी चाहिए, सेम हीट ही फ्लो होनी चाहिए। तो पहले वाले कंडक्टर के अंदर से कितनी हीट फ्लो होगी, K A डेल्टा T अपॉन लेंथ L। दूसरे वाले कंडक्टर के अंदर से कितनी हीट फ्लो होगी, K A थीटा माइनस T2 अपॉन L2। समझा बेटा? लेकिन तू ये बात भी समझ लेना, ये बात भी समझ लेना बेटा, ये बात भी समझते हुए चलना चाहिए तुझे कि यहाँ पर H1 इक्वल टू H2 होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में भले ही है लेकिन आपको बताया गया ये स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट के अंदर पूरे के अंदर से हीट सेम ही फ्लो होती है, मतलब H1 इक्वल टू H2, H1 इक्वल टू H2। तो K1A T1 माइनस थीटा अपॉन L1 इक्वल टू K2A थीटा माइनस T2 अपॉन L2। तो यहाँ से एरिया दोनों के सेम हैं, एरिया दोनों ही केस में सेम है। समझ रहा है ना बेटा? समझ रहा है? यहाँ से एरिया दोनों ही केस में सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये इनका रेजिस्टेंस मिल जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे मिल जाए। ऐसा मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा मुझे कुछ इंतजाम बताओ कि मैं इनका रेजिस्टेंस सेम कर दूं। तो एक बात मैं बता देता हूं तुझे बेटा, ये तुझे ये बात समझ में आ गई, ये मैंने तुझे जो बताई चीज़ ये तेरे बहुत ही ज़्यादा काम की है, बहुत ही ज़्यादा काम की है। जब तू यहाँ पर ये जो मिडिल वाले पोर्शन का जब तू थीटा निकालेगा तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी तेरे। वो पूछता है तेरे से कि इस जंक्शन पॉइंट बोला जाएगा ना इसको, दोनों पॉइंट जो दोनों रॉड यहाँ पे जॉइंट हुई हैं तो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर निकालो। तो यहाँ पर तुझे यही करना होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन यदि तुझे R इक्विवेलेंट निकालना है ना, मुझे तो R इक्विवेलेंट निकालना है। इसका R1 है, इसका R2 है, थर्मल रेजिस्टेंस L1 अपॉन K1A, इसके लिए R2 की वैल्यू L2 अपॉन K2A। ठीक है, अब तू समझ ही गया। यहाँ से तुझे क्या करना है, H की वैल्यू निकाल, डेल्टा T, यहाँ पर T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर थीटा, डेल्टा T की वैल्यू बेटा यही होगी H की वैल्यू। दूसरे के लिए H की वैल्यू बोल, थीटा माइनस T2 अपॉन क्या R2 लिख दूँ मैं? समझ गया बेटा? तो T1 माइनस थीटा की वैल्यू बोल HR1, यहाँ से थीटा माइनस T2 की वैल्यू बोल HR2। समझ रहा है बेटा? भोले भोले बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, ये समझ में आ रहा है तुझे? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा होगा आई थिंक। ये तो समझना छोटी सी बात है बस। मैंने क्या किया, H इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R, यही होता है H इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R। तो पहली वाली रोड के लिए T1 माइनस थीटा, यही है इसके टेम्परेचर डिफरेंस इसके एंड्स पर, ये रहा अपॉन R, मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस वो आएगा कैसे, L अपॉन K से। दूसरे के लिए डेल्टा T मतलब थीटा माइनस T2। मैं बता दूं तो ये T1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू T2, इसलिए हीट यहाँ से यहाँ ऐसे ही फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन होता क्या है कि दो को रिप्लेस करके, दो, ये 3, 4 कितने भी उनको रिप्लेस करके एक में कन्वर्ट करना है। अब दोनों को एक में कन्वर्ट कर दोगे भाई
तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट हो गया, मुझे नहीं पता, और इनके टेम्परेचर एंड पे टेम्परेचर ये होगा। अब मैं तुझे बताऊँ कि इसमें से कितनी हीट फ्लो होगी। भाई इक्विवेलेंट हो, ये अकेले हो, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में अब सबसे हीट सेम ही फ्लो होगी, तो यहाँ से भी एच हीट फ्लो होगी। एच की वैल्यू कैसे आएगी, T1 - T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट। T1 - T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट। क्या इन इक्वेशन का यूज करके तू T1 - T2 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? दोनों को ऐड कर दे डायरेक्टली, तो यहाँ से T1 - T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी HR1 + R2। समझ में आया तुझे? मैंने बस डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेगा तो T1 - थीटा प्लस थीटा माइनस T2, तो यहाँ से थीटा थीटा कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी T1 - T2 इक्वल्स टू। अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, HR1 + HR2, H कॉमन ले लिया, R1 + R2, तो यहाँ से H की वैल्यू H की वैल्यू देख कितनी है, H की वैल्यू मैं यहाँ से इसमें पुट कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू आ रही है T1 - T2 अपॉन R1 + R2, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है T1 - T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की बेटा देख ले वैल्यू कितनी आ रही, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2, हो गया ना प्रूफ। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2। ये देख बेटा, ये दोनों मैंने सीरीज में जोड़े, इसका R1 इसका R2, इसकी लेंथ है L1, कंडक्टिविटी K1, एरिया A, लेंथ है L2, एरिया A और कंडक्टिविटी है K2। आर इक्विवेलेंट तुझे निकालना है, तो L इक्विवेलेंट कितना होगा, L1 + L2, R इक्वल टू L अपॉन K, इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया, दोनों का सेम ही है, इक्वल टू पहले वाले का R1 L अपॉन K, L1 अपॉन K1 है, दूसरे वाले के लिए L2 अपॉन K2 है। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट यदि तुझे निकालना पड़ जाए तो नहीं निकाल सकता, A से A तो A कट जाएगा, तो यहाँ से K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो निकाल सकता है, K इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 + L2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना बेटा अपॉन, समझ रहा है ना तू कैसे मैंने किया है, कैसे मैंने किया, ये तेरे भेजे में खोपड़े में घुस रही है ना या नहीं घुस रही? मैंने कुछ नहीं किया, K1 K2 यहाँ से एलसीएम ले लिया था, समझ रहे ना, इधर K1 K2 बेटा तू एलसीएम लेगा यहाँ से, तो K1 इधर एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा K2 L1 प्लस इसके साथ में आएगा K1 L2, बस यही किया है। बस इधर वाले को एलसीएम लेके ये लिख दिया, दे देख इसको हटा के ये लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने K इक्विवेलेंट निकालना था तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं नीचे ले गया, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। भाई इतनी सी बात है, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, तो इस तरह से के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। और आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके ऊपर अपन कई सारे ढेर सारे प्यारी नन्ही मुन्नी सवाल करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ ड्यूरेशन पे फोकस रहेगा अपना। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा मतलब है ऐसे जुड़े हुए हैं ये, जिसके एंड्स पे टेम्परेचर सेम है। यहाँ पर इस पूरे एंड पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर पूरे एंड पे टेम्परेचर T2 है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ठीक है। जैसे वैसे बाद में बात करेंगे 12th में, जब अपन वो पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे रेजिस्टेंस की। अभी फिलहाल ये समझो कि यदि आप यहाँ से हीट ट्रांसफ़र H देते हो तो H हीट इसमें डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर H1 जाएगी, यहाँ पर H2 जाएगी। मैंने हीट H दी तो यहाँ पर हीट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ना आके पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जो टोटल हीट होगी वो H1 + H2 ऐसे होगी। भाई H1 की वैल्यू कैसे निकालेगा तू बेटा, डेल्टा T, तो एंड्स पे डिफरेंस डेल्टा T अपॉन R, तो पहले वाले का मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, इसका R1 आएगा कैसे, L अपॉन K करके। इस दोनों की लेंथ तो सेम ही आएगी सीरीज में, मतलब इस जो सेटअप दिख रहा है उसमें L अपॉन K। दूसरे के लिए H2 इक्वल टू T1 - T2 अपॉन R2, दिख रहा है तुझे। अब तुझे यहाँ से पता है जो टोटल हीट की वैल्यू होती है वो T1 - T2 अपॉन R1 प्लस T1 - T2 अपॉन R2। H मतलब टोटल इस कॉम्बिनेशन से यदि दोनों को हटा के मैं एक पूरी ऐसी रॉड लगा दूं कॉम्बिनेशन, तो मुझे इसके बारे में क्या जानकारी दे सकता है, इसकी लेंथ तो यही होगी जो है, लेकिन इनका एरिया A1 + A2 हो जाएगा। भाई दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा, एरिया और यहाँ पर तुझे क्या जानकारी देनी है, इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस वही रहेगा। तो बस इसको कैसे कर सकता है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट, इसी तरह से कर सकता है बेटा तू, अपॉन R1 प्लस T1 - T2 अपॉन R2।
तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1/R1 प्लस 1/R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से निकलता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्या ये बात तेरे खोपड़े में घुस गई है? क्या ये बात तेरे खोपड़े में घुस गई है? अरे बोल ना बेटा रे, क्या ये बात तेरे खोपड़े में घुस गई है? बोल ना तेरा बेटा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू L/K1 इंटू A1 हो सकता है, दोनों का एरिया अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं। R2 की वैल्यू L/K2 इंटू A2। ठीक है, अब यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे लिखेगा? यहाँ पर क्या लेंथ डबल होगी? नहीं यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो कॉम्बिनेशन भी बनेगा तो लेंथ तो सेम ही रहेगा, L/K इक्विवेलेंट इंटू एरिया A1 प्लस A2। बस यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देना, R इक्विवेलेंट की जगह ये, R1 की जगह ये, R2 की जगह ये, तेरे पास K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। K इक्विवेलेंट की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी। शर्माने की घबराने की बात नहीं है, मैं कर दूँ क्या इसको? तो K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 अपॉन L। कैसे लिखा मैंने समझ गया? R इक्विवेलेंट की जगह ये वैल्यू पुट करी तो L नीचे रहेगा, बाकी चीज़ें ऊपर चल जाएंगी। वहाँ से ऐसे सेम करेगा तो K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L। L से L चला जाएगा। यहाँ से जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू तेरे पास आएगी, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। बोल दे बेटा, K इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। कुछ इस तरह से तेरे पास K इक्विवेलेंट आएगा। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तेरे भेजे में घुस गया होगा और ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अभी इस पर बहुत सारी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको करूँगा लेक्चर को समराइज। व्हाट इज़ द समरी? तो फर्स्ट इज दिस कि यहाँ पर जो हीट फ्लो होती है वो KA डेल्टा T अपॉन L होती है। ये हीट फ्लो रेट है। यदि टोटल हीट निकालनी है तो वो कैसे आती है? टोटल हीट कैसे आती है, इसको तुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? टाइम। जितने टाइम के लिए हीट फ्लो हुई उससे मल्टीप्लाई करेगा तो Q की वैल्यू आएगी। K की यूनिट में तुझे ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब तुझे लिखनी है वो K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, जो डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल पर, लेकिन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। लेकिन जब तक आपको नहीं दे रखा तब तक आप मानोगे ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर। हर एक मटेरियल की इसकी वैल्यू अलग होती है। टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी आपको नहीं देखनी होती जब तक वो क्वेश्चन में नहीं बोल ही दे, तब K को उसके फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा टेम्परेचर को। तो यहाँ से ये बात समझ आ गई, K डेल्टा T Q की वैल्यू। अब अपन बात करते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। यदि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पर R इक्विवेलेंट मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट ये होते हैं सीरीज के लिए। और सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है? हीट फ्लो दोनों कंडक्टर से सेम रहता है। ठीक है, इसी से सॉल्व करते हुए मैंने ये वैल्यू निकाली। ये सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट जो होते हैं वो इस तरह से आते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। और यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि जो टोटल हीट होती है वो दोनों में डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड करना इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों के थर्मल रेजिस्टेंस है कितने, उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो में डिवाइड होती है। जब ये 12th में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है। अपन ने कंपेयर क्यों किया था ये भी मैं आपको एक बार समराइज थोड़ा सा बता देता हूँ। इसीलिए किया था क्योंकि बेटा करंट जो होती है वो डेल्टा V/R होती है। करंट के फ्लो होने के पीछे रीजन वोल्टेज डिफरेंस होता है। ऐसे ही हीट के फ्लो होने के पीछे रीजन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो नीचे R की वैल्यू लिख देते हैं। और R की वैल्यू कितनी आती है अभी, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला देखा था KA डेल्टा T/L। तो यहाँ से H की वैल्यू आएगी, डेल्टा T ऊपर रहने दूँ तो L/KA। तो यहाँ से यहाँ वाला जो R है वो L/KA होता है।
यहाँ वाला जो आर है वो L/Ka होता है। आर इस जगह पे थर्मल रेजिस्टेंस है, आर इस जगह पे थर्मल रेजिस्टेंस है, ये RTH लिख लो इसको, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू L/Ka होती है। L यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ है, K यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ से इस तरह से वैल्यू आ जाती है। तो ये वाली बात फाइनल हो चुकी होगी, और ये वाली बात फाइनल होते ही सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन तक की बात ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में इसके भरपूर न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।